ज़मीन से 480 फुट ऊंचे, 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर एक ऐसा क्या था जिसको देखने के लिए रिसर्चर ने एक रोबोटिक कैमरा पिरामिड के अंदर भेजा। एक जगह पर आकर कैमरा रुक गया क्योंकि अब इसके आगे एक पत्थर था। रिसर्चर का मानना है कि इस स्लैब के पीछे ज़रूर कोई ऐसा राज छुपा है जो 4500 सालों से दफन है। ये राज उन्होंने हर कीमत पर जानना था। इस वजह से उन्होंने रोबोटिक कैमरे के सामने एक ड्रिल मशीन लगा दी जिसने पत्थर के स्लैब में बारीक छेद कर दिया। अब इस छेद के अंदर एक कैमरा भेजा गया जिसने स्लैब के इस पार एक ऐसा मंजर देखा जो पिछले 4500 साल से किसी ने नहीं देखा था। ओनली फैक्ट के अंदर खुश आमदीद। तो हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाजरीन, मिस्र यानी इजिप्ट में टोटल 138 पिरामिड मौजूद हैं जिन्होंने पिछले हज़ारों सालों से दर्जनों अर्थक्वेक और कई ख़तरनाक तरीन तूफ़ानों का सामना किया है। लेकिन मजाल है कि इनमें से कोई ऐसा एक भी हो जो इधर से उधर हुआ हो। इसमें से सबसे बड़ा और ऊंचा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा कहलाता है और इस पिरामिड की बेस का एरिया 13 एकड़ है। यानी इस पिरामिड के अंदर हैरत अंगेज़ तौर पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 फुटबॉल ग्राउंड आराम से फिट आ सकते हैं। एक अंदाजे के हिसाब से इस पिरामिड में टोटल 30 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें से हर एक का वज़न 50 टन से भी ज़्यादा है। अगर इसके टोटल वज़न का अंदाज़ा लगाएं तो इस पिरामिड का वज़न 60 लाख टन है, जो 12 बुर्ज खलीफा के बराबर है। लेकिन इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड बनाने का आखिर मकसद क्या था? हज़ारों साल पहले जब इंसान के पास कोई औजार भी मौजूद ना थे, इन पिरामिड की दीवारों को कैसे इंच ब इंच लेवल किया गया, कैसे 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप में काट कर बगैर क्रेन के 480 फीट ऊपर लाकर कैसे फिट किया गया, और इनको बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर का हाथ था जिन्होंने इस पिरामिड को अर्थक्वेक प्रूफ बनाया, और इनकी साइड्स को कैसे 51.5 डिग्री के एंगल पे फिट किया गया, ये सब आप जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आइए बने रहिए इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं चैनल नंबर 1 के साथ। कई सदियों से मुख्तलिफ रिसर्च टीम इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन तकनीक जानने के लिए सर जोड़ कर बैठी थी कि आखिर इस पिरामिड की हर साइड एग्जैक्टली साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट पे बगैर कैंपस के कैसे सेट की गई होंगी। एक्सपर्ट का मानना है कि इन आर्टिकल्चर्स ने सबसे पहले ऐसी ज़मीन तलाश की होगी जो लाखों टन वजनी पत्थरों का वज़न उठा सके, और इसके बाद पोलर स्टार यानी वो सितारे जिनकी मदद से अर्थ के पोल्स का पता पड़ता है, उनकी मदद से पिरामिड की हर साइड को मार्क किया गया होगा। ना कोई कैंपस और ना ही कोई इक्विपमेंट्स, सिर्फ इस बेसिक टेक्निक से हज़ारों साल पहले इस पिरामिड की डायरेक्शन सेट की गई होगी, और वो भी ज़ीरो एरर के साथ। चैलेंज नंबर 2 ये था कि ज़मीन को लेवल कैसे किया जाए। 13 एकड़ की ज़मीन जिस पर पिरामिड बनना था, उसका लेवल थोड़ा सा भी आउट होता तो 30 लाख पत्थरों के पहाड़ का खड़ा होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। इस टाइम के इंजीनियर के पास ना ही लेज़र लेवल और ना ही बबल लेवल था। एक्सपर्ट का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट की चारों साइड पर गड्ढा करके इसमें पानी डाला गया होगा, और हर एक साइड को दूसरे साइड के पानी के लेवल के साथ मैच किया गया होगा। जो ज़मीन का हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं कर रहा होगा, उसको छेनी और हथौड़ों की मदद से काट कर लेवल किया गया होगा। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि उस वक्त के इंजीनियरों ने एक सिंपल टूल का इस्तेमाल किया होगा जिसकी दोनों साइड पे लकड़ियां और उसके सेंटर में एक रस्सी से पत्थर बंधा हुआ होता है। अगर ज़मीन से पत्थर टच हो गया और उसकी रस्सी ठीक सेंटर लाइन पे होगी तो इसका मतलब है उस ज़मीन का लेवल परफेक्टली सही है। अब पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट पे डायरेक्शन भी सेट थी और मार्किंग भी हो चुकी थी और ज़मीन का लेवल भी सेट था। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की, जिसके लिए लाखों टन वजनी और बड़े पत्थर रिक्वायर्ड थे। लेकिन ये पत्थर काटने के लिए ना ही उनके पास ग्राइंडर था और ना ही जैक हैमर, लेकिन फिर भी उन्होंने 50 टन वजनी पत्थरों को काटा भी और उसको स्क्वायर या ट्रायंगल शेप भी दी और उसको 360 फीट ऊपर लेकर फिट भी किया। आखिर किसकी मदद से? जी हाँ, सिर्फ यही एक टूल था जिसकी मदद से पत्थरों को काटा गया। एक्सपर्ट का मानना है कि इन पत्थरों को काटने वाली छेनी सिर्फ कॉपर से नहीं बनाई गई थी, क्योंकि ये तो उनको भी मालूम था कि कॉपर एक नर्म धात है, इसकी मदद से लाखों टन वजनी पत्थरों को काटा नहीं जा सकता। इसलिए इस कॉपर के अंदर एक केमिकल इस्तेमाल किया गया जिसका नाम आर्सेनिक था, और इस आर्सेनिक और कॉपर से बनी छेनी को बड़े बड़े लकड़ी के हथौड़ों से ठोका जाता और तब तक ठोकते रहते जब तक पत्थरों को उनकी शेप नहीं मिल जाती थी।
چیلنج نمبر 4۔ تو دوستوں، اب پیرامڈ میں استعمال ہونے والا خاص قسم کا پتھر لائم سٹون، جس کی کان یہاں سے دور 250 کلومیٹر تھی، اب وہاں سے پتھر نکال کر یہاں لانا یعنی 250 کلومیٹر کا سفر، اور وہ بھی ایک پتھر 50 ٹن کا یعنی 50,000 کلو گرام۔ آج کے جدید دور میں یہ وزن 3 پیسنجر بسوں کے برابر تھا۔ یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ تو دوستوں، انہوں نے ورکر اور بوٹس کی مدد سے یہ مسئلہ حل کیا۔ اب وہ کیسے؟ اب کیونکہ غازہ اور کان کے درمیان ایک بہت بڑا دریا تھا، اس دریا کے اندر انہوں نے بڑی بڑی بوٹس اتار دیں اور اس بوٹس کے اندر پتھروں کو لوڈ کیا۔ اب وہ لوڈ کیسے کیا کہ انہوں نے کان سے پتھر کو کاٹ کر 500 مزدوروں کے ذریعے اس کو گھسیٹا اور گھسیٹ کے بوٹ کے اندر لوڈ کر دیا۔ یہ کام ان کے لیے بہت مشکل رہا ہوگا، کیونکہ 500 مزدور ایک پتھر کے لیے بہت زیادہ تھے، اور 23 لاکھ پتھر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ایک مذاق کی بات نہیں تھی۔ اور اسی طرح انہوں نے مسلسل ان لوڈ بھی پتھر کو اسی طرح سے کیا ہوگا، اور کنسٹرکشن سائٹ پر بھی گھسیٹ کر لے گیا ہوگا۔ اس میں بہت سے مزدوروں نے کام کیا۔ جو ایکسپرٹ کی ٹیم کنسٹرکشن سائٹ پہ ریسرچ کر رہی تھی، ان کو اپنے بہت سے سوالوں کے جواب مل چکے تھے، لیکن ایک بات ان کو مسلسل تنگ کر رہی تھی۔ بات صرف مزدوروں، ہتھوڑوں سے لائم سٹون کاٹنے اور ان کو ٹرانسپورٹ کرنے کے بعد پیرامڈ کو کھڑا کرنے کی نہیں تھی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ پیرامڈ کے اندر بہت سے چیمبر اور ان چیمبر کے درمیان بنائے جانے والے راستے تھے۔ اب یہ بات تو ٹھیک تھی کہ چیمبر بنائے گئے تھے، لیکن اس سے بھی زیادہ حیرت میں ڈالنے والی بات یہ تھی کہ جو چیمبر میں لائم سٹون استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ اس میں استعمال ہونے والا پتھر گرینائٹ تھا۔ گرینائٹ ڈائمنڈ کے بعد سب سے سخت ترین پتھر ہے، اور اس کو کاٹنے کے لیے بڑے بڑے اوزار کام آتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی گرینائٹ کو کاٹنا کوئی عام بات نہیں ہے، لیکن اس دور میں کیسے کاٹا گیا ہوگا؟ تو دوستوں، ایکسپرٹ کی سالوں کی محنت کے بعد آخر انہوں نے یہ تھیوری بھی سلجھا ہی لی۔ آخر انہیں ایک ایسا اوزار ملا جس کے دونوں طرف بھاری بھاری پتھر بندھے ہوئے تھے، اور درمیان میں ایک لوہے کا بلیڈ موجود تھا۔ اب وہ کیا کرتے؟ اس بلیڈ کو گرینائٹ پتھر کے اوپر رکھتے، اور اس وزن کے ذریعے وہ بلیڈ اس میں دھنس جاتا اور پتھر 2 حصوں میں تقسیم ہو جایا کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جو گرینائٹ کو اتنے بڑے حصوں میں تقسیم کر پائے۔ دوستوں، 4500 سال پہلے آخر ان پیرامڈ کو بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ آخر ان پیرامڈ کو بنانے کے لیے کتنے مزدوروں نے کام کیا، اور اس سلیب کے پیچھے کیا چھپا تھا؟ یہ